हेलो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में एक नया टॉपिक कवर करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन हुए हैं उन सभी किसान आंदोलनों की हम चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान में किसान आंदोलन, बिचौलिया किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, बिचौलिया की बात अगर हम करें कि बिचौलिया जो है ये है कहाँ, ये बिचौलिया नामक स्थान कहाँ है आपको बताना है दोस्तों। भीलवाड़ा के अंदर ये है। तो उसके अंदर जो किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया था दोस्तों उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, बिजोलिया यानी कि भीलवाड़ा पहले ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था दोस्तों, और ये ठिकाना प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो बिजोलिया था पहले दोस्तों, ये मेवाड़ रियासत के अधीन था और ये मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। और कैसा था ये, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये, ठीक है। देखिएगा उस समय, देखिए कब, जब खानवा का युद्ध होता है दोस्तों 1527 ईस्वी में, यानी कि 17 मार्च 1527 के अंदर जो राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है दोस्तों। और इसमें बाबर की विजय होती है और बाबर इस युद्ध के अंदर दोस्तों जिहाद का नारा भी देते हैं। और उसने जो एक उपाधि भी धारण करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि राणा सांगा के खिलाफ मुगल सम्राट बाबर ने खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा। उस युद्ध में दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक निवासी थे, उसका नाम था अशोक परमार। अशोक परमार नामक व्यक्ति ने राणा सांगा की क्या करते हैं दोस्तों, ये सहायता करते हैं, मदद करते हैं राणा सांगा की सहायता। जो खानवा है यानी कि भरतपुर के अंदर रूपावास तहसील है, वहाँ पर ये 17 मार्च 1527 में ये युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के निवासी थे यानी कि अशोक परमार। उस अशोक परमार को दोस्तों ये जागीर दी जाती है राणा सांगा के द्वारा, क्योंकि राणा सांगा ने बाबर के विपक्ष जाकर सांगा के साथ सांगा की सहायता की थी इस युद्ध के अंदर। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का निवासी अशोक परमार नामक व्यक्ति ने राणा सांगा की इस युद्ध में सहायता करते हैं, ठीक है। उस के उपलक्ष्य में, यानी कि उसी के उपलक्ष्य में, किस उपलक्ष्य में, सहायता के उपलक्ष्य में राणा सांगा ने अशोक परमार को विंध्याचल का पठार, आपको पता है विंध्याचल का क्षेत्र है और उसका ऊपरी जो हिस्सा है दोस्तों वो राजस्थान में फैला हुआ था, तो वह प्रदान किया है किसको, इस अशोक परमार को। उसको हम कहते हैं उपरमाल, यानी कि उपरमाल की जागीर राणा सांगा ने जो अशोक परमार को राणा सांगा के की सहायता के उपलक्ष्य में दोस्तों ये उपरमाल नामक जागीर दी जाती है राणा सांगा के द्वारा अशोक परमार को, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाद में अशोक परमार ने इसी इसी उपरमाल क्षेत्र को बिजोलिया ठिकाने के रूप में विकसित किया। और इसी उपरमाल को दोस्तों बाद में जो अशोक परमार जी थे उन्होंने बिजोलिया ठिकाने के रूप में इसको विकसित करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक परमार ने उपरमाल को एक अलग नया नाम दिया दोस्तों, एक विजयावली। इसको किस नाम से जाना जाता है, विजयावली भी कहते हैं, उपरमाल भी कहते हैं और बिजोलिया ठिकाना भी इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो विजोलिया जो ठिकाना था उसको पहले उपरमाल कहते हैं, फिर अशोक परमार ने ही उपरमाल को बिजोलिया ठिकाने के रूप में विकसित करते हैं। फिर अशोक परमार ने ही इसका नाम अलग दे देते हैं, विजयावली उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आगे अगर बात करें तो देखिएगा, पहले नाम क्या है, पहले नाम क्या है इसका, उपरमाल, फिर नाम पड़ा बिजोलिया, फिर इसको कहा गया विजयावली, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, ये बिजोलिया का ही नाम है। देखिए दोस्तों, विजोलिया क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी जाति निवास करती थी, धाकड़ जाति निवास करती थी, ठीक है। और ये धाकड़ जाति के ये किसान थे और धाकड़ जाति के किसानों के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन होता है दोस्तों। तो दोस्तों, धाकड़ जाति के नेतृत्व में ये बिजोलिया का किसान आंदोलन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर ये बहुत अपनी अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। ये जो बिजोलिया का किसान आंदोलन, ये हम कह सकते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन दोस्तों, ये सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन है और ये स्वतः स्फूर्ति वाला किसान आंदोलन है, ठीक है। तो वो हम आगे बात करें, 3 चरणों में ये आंदोलन होता है, ठीक है।
देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन कहा गया है। यानी कि ये बिजोलिया का किसान भारत में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला ये किसान आंदोलन था, और ये दोस्तों तीन चरणों में चलता है, और ये 44 सालों तक ये चलता है दोस्तों। यानी कि 1897 से लेकर 1941 तक, यानी 1941 तक ये आंदोलन चलता है। तो ऐसे करके दोस्तों ये 3 चरणों में होता है, और 44 वर्षों तक लगातार ये चलता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं आगे, क्योंकि इसे स्वतः स्फूर्ति या अहिंसात्मक आंदोलन भी कहते हैं। यानी कि इस आंदोलन में दोस्तों, इस स्वतः स्फूर्ति का मतलब ये हुआ कि इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, प्रथम चरण के अंत की बात कर रहे हैं। फिर इसको अहिंसात्मक आंदोलन कहते हैं, यानी कि इसमें किसी प्रकार की हिंसा भी नहीं होती है। तो इस आंदोलन को भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 44 साल तक चलता है, और इसे स्वतः स्फूर्ति और अहिंसात्मक आंदोलन भी इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिएगा, प्रथम चरण की हम बात करें, देखिएगा ये आंदोलन कब से लेकर कब तक चलता है, इसको ये देखिए। देखिए, 1897 से लेकर 1915, ये इसका प्रथम चरण था दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, प्रथम चरण की हम बात करते हैं। ओके, देखिएगा, प्रथम चरण के अंदर हम बात करें तो दोस्तों, मेवाड़ का जो शासक था वो फतेह सिंह था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का शासक फतेह सिंह, और जो बिजोलिया के ठाकुर थे दोस्तों, 3 ठाकुर हुए, और उन ठाकुरों की अगर बात करें तो कृष्ण सिंह ठाकुर बना, फिर उसके बाद में पृथ्वी सिंह, और फिर उसके बाद में केसरी सिंह। ठीक है, तो इन तीनों ठाकुरों का अगर टाइम पीरियड देखें तो कृष्ण सिंह ठाकुर थे, उनका जो टाइम पीरियड था 1897 से लेकर 1906 तक ये शासन करते हैं। इसके पश्चात पृथ्वी सिंह बनते हैं, और वो 1906 से लेकर 1914 तक शासन करते हैं। फिर उसके बाद में केसरी सिंह बनते हैं, वो 1914 से लेकर 1915 तक। तो ये पहला चरण था दोस्तों किसका, इस बिजोलिया किसान आंदोलन का। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब एक एक को हम देखते हैं। देखिएगा, याद क्या करना है, बिजोलिया का जो प्रथम चरण था 1897 से 1915 तक का, उसका मेवाड़ का शासक कौन था, फतेह सिंह था। और बिजोलिया के ठाकुर कौन हुए, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। और दोस्तों ये तीनों ने अलग अलग किसानों पर लाग बाग और कुछ उत्तराधिकार कर भी लगाते हैं, जैसे चौरी कर है। हाँ, ये सभी। तो हम इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कृष्ण सिंह के बारे में, और कृष्ण सिंह का टाइम पे आपको पता है 1897 से लेकर 1906 की बात अपन करते हैं। देखिएगा, जो कृष्ण सिंह थे उस समय दोस्तों लाता कुंता का प्रयोग कठोरता से किया जाता। यानी लाता कुंता एक टैक्स प्रणाली थी दोस्तों, यानी कि टैक्स प्रोसेस था ये, है ना। तो इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था उस वक्त कृष्ण सिंह के समय। देखिएगा, लाता क्या होता है और कुंता क्या होता है, उसको देख लेते हैं। देखिएगा, लाता क्या होता है, खेत खलियान में अनाज का बंटवारा। यानी कि जब खेत खलियान होते हैं ना, तब अनाज का बंटवारा किया जाता था, और उसको हम लाता कहा जाता है। इसका बड़े पैमाने पर दोस्तों भ्रष्टाचार होता था। जो अधिकारी वर्ग था उस इसका बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते थे, और उस सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को होता था। तो ये लाता लाता था। अब है कुंता की अगर बात करें, तो कुंता की अगर बात करें तो देखिए, इसमें खड़ी फसल किसानों को भू राजस्व का समझौता करना। यानी कि फसल को, यानी कि अनाज और तूरी को अलग ना करते हुए खड़ी फसल को ही कूटा जाता था। कहने का मतलब है कुंता यानी कूटना। ओके, तो अपने अपनी राजस्थानी भाषा में देखें, लैंग्वेज में देखें, तो कुंता यानी कि कूटना, यानी कि खड़ी फसल को ही जो किसानों के द्वारा हम कह सकते हैं किसानों ने भू राजस्व का समझौता करना पड़ता था, क्योंकि खड़ी फसल का अनुमान राजा के अधिकारी अधिक लगाते थे। इससे किसानों का बहुत ज़्यादा इसे राजस्व देना पड़ता था, और उससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, इस कुंता प्रणाली लाता से। ओके, हम बात करें आगे, तो कृष्ण सिंह ने बिजोले की जनता पर एक चौरी कर नामक नया कर लगाया। कहने का मतलब है कि लाता कुंता तो था ही, लेकिन कृष्ण सिंह ने जो बिजोले के जो किसान थे उन किसानों पर एक नया कर लगाते हैं। और दोस्तों ये नया कर है चौरी कर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, चौरी कर था। अब इसमें क्या होता था कि जो बिजोलिया रियासत में जो भी किसान अपनी अगर लड़की का विवाह करता है तो ठाकुर के पास 5 रुपये उसको देना पड़ता था। तो ये चौरी कर था। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। देखिएगा,
चंवरी क्या क्या है? देखिए, किसानों की अपनी कन्याओं के विवाह के अवसर पर 5 रुपये कर के रूप में देना था। इसका किसानों पर भारी मात्रा में उसका विरोध करते हैं दोस्तों। किसान इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। कृष्ण सिंह ने किसानों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया, तो किसानों ने अपनी कन्याओं का विवाह करना भी क्या कर देते, बंद कर देते हैं। यानी कि 5 रुपये देना किसान नहीं दे पाए, इसलिए अधिकांश जो किसान थे दोस्तों, अपनी कन्याओं का विवाह करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। किसानों ने कृष्ण सिंह से अपनी समस्या को मेवाड़ के शासक, जो मैंने अभी बताया था आपको, फतेह सिंह थे, उस फतेह सिंह के पास नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को मेवाड़ भेजा गया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं होता है दोस्तों। यानी कि जो फतेह सिंह थे ना, उसके पास जो बिजोलिया के दो बड़े किसान थे, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को इस चौरी कर के विरोध में दोस्तों वो फतेह सिंह से मिलने जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस जो फतेह सिंह के द्वारा इसकी कोई समस्या का समाधान नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब होता क्या है, किसानों ने कृष्ण सिंह पर दबाव डाला, तो लाता कुंता व चौरी कर पर कुछ रियायतें कर दी। यानी कि जब लगातार किसानों ने कृष्ण सिंह ठाकुर पर लगातार दबाव डाला, तब लाता कुंता प्रणाली थी कर, और एक चौरी कर था जो किसान अपनी कन्या के विवाह के ऊपर 5 रुपये टैक्स के रूप में दिया करता था, उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। फिर भी किसानों का लगातार दोस्तों यहाँ शोषण होता रहता है। कृष्ण सिंह की मृत्यु दोस्तों बिजौलिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह बने। यानी कि कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात फिर अगला ठाकुर कौन बनता है? पृथ्वी सिंह। देखिएगा, पृथ्वी सिंह जैसे ही शासक बनते हैं तो ठाकुर बनते, तब उन्होंने एक अलग से एक नया कर लगा देते हैं, जिसको हम तलवार बंधाई कर कहते हैं। इसको कहते हैं तलवार बंधाई, इसको उत्तराधिकार कर भी कहते हैं। देखिएगा, अगला शासक बनता कृष्ण सिंह के पश्चात पृथ्वी सिंह। देखिए, पृथ्वी सिंह की अगर बात करें तो पृथ्वी सिंह का जो टाइम पर था दोस्तों, 1906 से लेकर 1914 तक ये शासक बनते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो पृथ्वी सिंह के समय में ही किसानों का लगातार शोषण होता रहा। इन्होंने अपनी नीतियों को और भी कठोर कर दिया। यानी कि जैसे पृथ्वी सिंह ठाकुर बनते हैं, तो ये लगातार किसानों का शोषण करते रहे। और दोस्तों जो नीतियां थी, यानी कि कर प्रणाली थी, और उस कर प्रणाली को भी बहुत कठोर कर देते हैं। और इसी आधार पर पृथ्वी सिंह ने किसानों पर एक नया कर और लगा देते हैं, तलवार बंधाई। तो याद रखिएगा, तलवार बंधाई एक उत्तराधिकार का कर है। कहने का मतलब है, देखिएगा तलवार बंधाई क्या होता है। देखिए दोस्तों, कृष्ण सिंह के पश्चात जब पृथ्वी सिंह राजा बने, तब उसे उत्तराधिकार के रूप में किसानों पर नया कर एक थोप दिया। प्रजा को यह कर अनिवार्य रूप से ही देना होगा। तो तलवार बंधाई जो कर था दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, जैसे घर का मुखिया की मृत्यु होने के पश्चात जब पगड़ी रस्म होती है, उस पगड़ी रस्म को ही दोस्तों तलवार बंधाई कर कहा गया। और उस पगड़ी रस्म पे ही दोस्तों किसानों को कुछ उपहार या कुछ पैसे ठाकुर को देना पड़ता था, तो इसको हम कहते हैं तलवार बंधाई कर। तो ये लगाने वाला शासक था दोस्तों पृथ्वी सिंह। और केसर सिंह ने, आपको पता है कौन सा कर लगाया था? चौरी कर था। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है दोस्तों। इसके पश्चात देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी सिंह के द्वारा इस तलवार बंधाई कर पर किसानों ने विरोध किया, जिससे 3 व्यक्ति प्रमुख थे। यानी कि तलवार बंधाई जो कर था दोस्तों, जिसको उत्तराधिकार कर भी कहते हैं, इसका किसानों ने बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया। और विरोध में 3 व्यक्ति सामने आते हैं। देखिएगा दोस्तों कौन कौन। एक तो दोस्तों आपको पता है, आप नाम सुना होगा आपने, साधु सीताराम दास जी हैं। ठीक है, एक ब्रह्मदेव और एक फतेह कर्ण थे। आपको पता है कि ये जो मेवाड़ रियासत के अंदर जो साधु सीताराम दास जी पुस्तकालय में नौकरी करते थे, लाइब्रेरी के अंदर ये नौकरी करते थे। गवर्नमेंट जॉब थी इसकी, है ना? हाँ, ओके। तो साधु सीताराम दास जी थे, उन्होंने पुस्तकालय में नौकरी करते थे, और इन्होंने तलवार बंधाई कर है उसका काफ़ी उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी सिंह ने इनके प्रति कठोर नीति अपनाई। इनके प्रति यानी कि साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करने के ऊपर कठोर नीति अपनाते हैं, जिससे साधु सीताराम को पुस्तकालय की नौकरी से क्या कर दिया दोस्तों? बर्खास्त कर देते हैं। यानी कि पुस्तकालय की नौकरी से उनको बर्खास्त किया जाता है दोस्तों पृथ्वी सिंह के द्वारा, क्योंकि ये उनका विरोध करते तलवार बंधाई नामक एक उत्तराधिकार कर का। ठीक है। और दोस्तों ब्रह्मदेव और जो फतेह करने थे, अपनी रियासत छोड़कर दोस्तों ये रियासत से उनको निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों व्यक्तियों को इस आंदोलन से हटाने के लिए इस पृथ्वी सिंह ने अनेक नीतियां अपनाते हैं, जिसमें आपको पता है
साधु सीताराम दास को तो पुस्तकालय की नौकरी से वो हटा देते हैं। और दोस्तों, और जो ब्रह्मदेव और फतेहखंड है उनको मेवाड़ रियासत से, उनको कह सकते हैं हम, यानी कि उस रियासत से ही, बिजोलिया रियासत से उनको निष्कासित कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करें, फिर इसके पश्चात केसरी सिंह शासक ठाकुर बनते हैं। अगर उनका हम टाइम पीरियड देखें दोस्तों, 1914 से लेकर 1915 तक केसरी सिंह क्या बनते हैं, ठाकुर बनते हैं। देखिए इनके बारे में देखें तो दोस्तों, केसरी सिंह अल्पायु होने के कारण, यानी कि जब ये ठाकुर बनते हैं, केसरी सिंह जब उनकी उस समय उनकी अल्पायु थी, ठीक है। तो अल्पायु होने के कारण मेवाड़ के शासक फतेह सिंह ने अमर सिंह राणावत को उसका प्रशासक नियुक्त किया। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब जो केसरी सिंह ठाकुर बनते हैं, तब ये बहुत कम उम्र के, छोटी उम्र के थे, इसलिए वो मतलब शासन को संभाल नहीं पाते थे। इसलिए यानी कि प्रशासन के लिए, उसके लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है फतेह सिंह के द्वारा, अमर सिंह राणावत को। ध्यान दीजिएगा, ये अमर सिंह राणावत केसरी सिंह का एक प्रशासक सहायक होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अमर सिंह राणावत ने किसानों के खिलाफ उदार नीति अपनाई। और दोस्तों, ये जब राणावत प्रशासक नियुक्त होते हैं केसरी सिंह के, तब किसानों के खिलाफ, दोस्तों ये उदार नीति, लिबरल जो नीति थी उनकी, वो थी, जिसमें किसानों पर जितने भी कर, और हम कह सकते टैक्स वगैरह और बेकार प्रथा, उन सबको वो कम कर देते हैं, जब केसरी सिंह का समय था। ओके, इसके पश्चात देखिएगा, इसके पश्चात केसरी सिंह के ने अपने पर किसानों को थोड़ी राहत मिली थी, यानी केसरी सिंह के आने पर किसानों को थोड़ी राहत मिली थी, फिर भी बुनियादी रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यह आंदोलन दूसरे चरण में प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथम चरण था, उस प्रथम चरण की हमने बात कर ली है। और प्रथम चरण में हमने 3 व्यक्तियों की बात की, एक तो फतेहकरण, ब्रह्मदेव और साधु सीताराम दास की हमने बात की थी। तो कहने का मतलब, प्रथम चरण में ज़्यादा नेतृत्व करने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे। अब दोस्तों, दूसरा चरण आता है, द्वितीय चरण में। अब हम देखते हैं द्वितीय चरण का जो टाइम पीरियड था, वो 1915 से लेकर 1923 का ये टाइम पीरियड था। इसको बिजोलिया किसान आंदोलन का सेकंड चरण कहा गया है। देखिएगा इसमें क्या क्या बातें होती है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिजोलिया के आंदोलन के इस दूसरे चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास के कहने पर, आपको पता है दोस्तों, विजय सिंह पथिक द्वारा किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि द्वितीय चरण का नेतृत्व करने वाले कौन थे दोस्तों, विजय सिंह पथिक। और किसके कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर ये इस सेकंड जो चरण था उसका नेतृत्व करते हैं। और दोस्तों, जब इसके अलावा हम देखते हैं, जो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम देखें तो दोस्तों, इसका भूप सिंह था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह, ठीक है। भूप सिंह से विजय सिंह पथिक होने का कारण क्या था, देख लेते हैं इसको। यानी कि भूप सिंह से विजय सिंह पथिक होने का कारण, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस के कहने पर ही राजस्थान के क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा के पास भेजा जाता है। यानी कि रास बिहारी बोस है, उसके कहने पर ही जो गोपाल सिंह खरवा के पास विजय सिंह पथिक को भेजा जाता है। सॉरी दोस्तों। दोनों क्रांतिकारियों को हथियार वितरित करते थे। यानी कि विजय सिंह पथिक और जो गोपाल सिंह खरवा थे दोस्तों, जो ये दोनों ही व्यक्ति थे दोस्तों, जो क्रांतिकारी थे, उनको हथियार डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यानी कि हथियार वितरित करते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा को गिरफ्तार करके अजमेर की जो टाटगढ़ जेल है दोस्तों, है ना, टाटगढ़ जेल में रखा। बाद में भूप सिंह के बदले नाम विजय सिंह पथिक से उनको रिहा कर दिया गया। ओके, इसके बाद दोस्तों, विजय सिंह पथिक राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो द्वितीय चरण था बिजोलिया किसान आंदोलन का, उसके अंदर उसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक करते हैं दोस्तों। और किसके कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर। और दोस्तों, ये राजस्थान रास बिहारी बोस के कहने पर आते हैं। और दोस्तों, ये गोपाल सिंह खरवा से मिलते हैं। दोनों ही व्यक्ति रास बिहारी बोस के कहने पर क्रांतिकारियों को दोस्तों क्या करते हैं, यानी कि हथियार वितरित करते, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो अजमेर की जो टाटगढ़ जेल है, उनको रखा गया। लेकिन जो भूप सिंह से
विजय सिंह पथिक नाम बदलने के कारण दोस्तों उनको रिहा कर दिया जाता है। देखते हैं आगे दोस्तों, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक की पहली मुलाकात दोस्तों विद्या प्रचारणी सभा के सम्मेलन में होती है। देखिए दोस्तों, जो विद्या प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना हरिभाऊ किंकर के द्वारा चित्तौड़ में की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस हरिभाऊ किंकर के द्वारा जब चित्तौड़ के अंदर विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की जाती है, तब इसका एक सम्मेलन होता है दोस्तों। तब इस सम्मेलन में दोस्तों साधु सीताराम दास और विजय सिंह की मुलाकात होती है। तो याद रखिएगा, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हरिभाऊ किंकर के द्वारा चित्तौड़गढ़ में की जाती है और इसका जो सम्मेलन होता है, तब इस सम्मेलन में दोनों यानी कि साधु सीताराम दास और विजय सिंह की क्या होती है, मुलाकात होती है। ओके, इसकी एक शाखा साधु सीताराम दास बिजोलिया में स्थापित करते हैं। और दोस्तों जो विद्या प्रचारणी सभा है इसकी एक शाखा बिजोलिया के अंदर भी स्थापित की जाती है। देखिएगा, साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी सभा को अपना नेतृत्व प्रदान किया और साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा इनके कार्यकारी सदस्य भी बने। और इस विद्या प्रचारणी सभा के दोस्तों साधु सीताराम दास भी इसके क्या बनते सदस्य बनते हैं और माणिक्यलाल वर्मा भी इसके सदस्य बनते हैं। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों को जागरूक करने व बिजोलिया के ठाकुर के खिलाफ उपरमाल पंच मोड़ की भी स्थापना करते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उपरमाल पंच बोर्ड यानी उपरमाल संस्था क्या थी उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हमने बात की विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हरिभाई किंकर के द्वारा चित्तौड़गढ़ में की जाती है। ऐसी एक संस्था की स्थापना उपरमाल पंच संस्था की स्थापना कहते हैं। उपरमाल पंच बोर्ड या उपरमाल संस्था की स्थापना की जाती है। देखिएगा कब की जाती है, 1917 के अंदर की जाती है। और दोस्तों अब अगर हम हिंदी महीनों की हम बात करें तो हरियाली अमावस्या के दिन की जाती है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष बनते हैं मुन्ना पटेल यानी कि कहने का मतलब सरपंच होते हैं। और इसके सदस्य नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उपरमाल संस्था का सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, विजय सिंह पटेल ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए दोस्तों प्रताप समाचार पत्र, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो बिजोलिया का किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप समाचार पत्र में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और दोस्तों जो ये जो समाचार पत्र है ये दोस्तों कानपुर से प्रकाशित होता था यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश से, और इसका प्रकाशन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इस समाचार पत्र के माध्यम से दोस्तों इस बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे भारत में की जाती है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना और एक आपका कौन सा जो विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना। अब दोस्तों यहाँ पर एक और संघ की स्थापना की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ 1920। देखिएगा राजस्थान सेवा संघ 1920 की स्थापना की जाती है विजय सिंह पथिक के द्वारा। स्थान है अजमेर और यहाँ से नवीन राजस्थान समाचार पत्र भी निकाला जाता है। यहाँ से कहाँ से, अजमेर से, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जब विजय सिंह पथिक ने किसानों के माध्यम से मेवाड़ के राजा पर दबाव बनाया, तब किसानों की समस्या के लिए किसानों की समस्याओं की जांच के लिए मेवाड़ के राजा ने आयोग भेजा, जिसे हम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 आता है। यानी कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विजय सिंह पथिक ने मेवाड़ के राजा पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, क्योंकि उसने के जो समाचार पत्र था यानी कि कानपुर से प्रकाशित होने वाला यानी कि प्रताप समाचार पत्र से पूरे भारत में इस किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं। तब मेवाड़ के राजा पर थोड़ा बहुत दबाव पड़ता है। तब इस किसान आंदोलन की जांच करने के लिए दोस्तों मेवाड़ के जो शासक हैं उन्होंने बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक आयोग भेजा जाता है। अब देखिएगा बिंदुलाल भट्टाचार्य ने 1919 इस आयोग में ठिकानेदारों द्वारा किसानों के शोषण का विरोध करते हैं। और इसमें कहा गया है कि वाकई में कि ठिकानेदारों द्वारा किसानों पर बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, मेवाड़ के शासक को उचित कार्रवाई करने के संबंध में कहा, फिर भी इस शासक ने किसानों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते हैं।
कहने का मतलब है इस आयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसानों की आर्थिक शोषण पर। ठीक है। विजय सिंह पतेगी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनने के लिए, ओ सॉरी वापस, हाँ चलो ठीक है यहीं से ओके। विजय विजय सिंह पतेगी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए 1920 में कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन होता है दोस्तों, यानी कि कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और गांधी से उनकी मुलाकात करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो जो जो 1920 में जो कांग्रेस का जो एक अधिवेशन होता है दिसंबर के अंदर, उसमें दोस्तों ये एक किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल बुलाते हैं और गांधी से उन प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात करवाते हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया। तब मेवाड़ के शासक ने ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर हॉलैंड आयोग की स्थापना करते हैं, यानी हॉलैंड आयोग 1922 में गठित करते हैं। अब देखिएगा, अब हॉलैंड जो आयोग है इसका फैसला लेते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। 1922 की बात है। देखिए, राजस्थान सेवा संघ और विजय सिंह पतेंग दोनों ने किसानों की तरफ से पैरवी की। आयोग ने भी किसानों के शोषण का विरोध किया। मेवाड़ के शासक को उचित कार्रवाई के लिए कहा, किंतु मेवाड़ के शासक ने इस संबंध में कोई उचित कार्रवाई नहीं की थी। इसीलिए बिजोलिया किसान आंदोलन तीसरे चरण में क्या हो जाता है दोस्तों, प्रवेश कर जाता है। तो हम तीसरे चरण की बात करते हैं दोस्तों, और तीसरा जो चरण था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे तीसरे चरण की टाइम पीरियड था दोस्तों 1923 से लेकर 1941 की बात हम करते हैं। देखिएगा, इस चरण में माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पत्ती के दोस्तों मध्य कुछ मतभेद हो जाते हैं। इस मतभेद होने के कारण दोस्तों विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से दूर हो जाते हैं, यानी कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हट जाते हैं, यानी कि तीसरे चरण की बात हो रही है। अब दोस्तों, जब जैसे ही विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से हटते हैं, तब भी जो माणिक्यलाल ने इस आंदोलन के लिए जमनालाल बजाज और हरिबाबू उपाध्याय को आमंत्रित करते हैं। ठीक है। तब जमनालाल बजाज और हरिबाबू उपाध्याय ने बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण के नेतृत्व किया, और उन्हें तकनीकी सहयोग प्रदान माणिक्यलाल वर्मा जी करते हैं। क्या करते हैं उसको हम देखते हैं। इस चरण में मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वह राजा के माध्यम से बिजोलिया किसानों की समस्या का समाधान करे, किंतु सुखदेव प्रसाद के प्रयासों से के बावजूद मेवाड़ के शासक ने कोई किसी प्रकार का कदम नहीं उठाते हैं। फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। तब महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव देसाई ने बिजोलिया किसानों की समस्या के लिए भेजा, किंतु बाद में मेवाड़ के शासक ने कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं करते हैं। काफ़ी प्रयास होता है दोस्तों, फिर भी मेवाड़ के जो शासक उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतिम रूप से देखें तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री विजय राघवाचारी बने। ठीक है, प्रधानमंत्री बनते विजय राघवाचारी। तब महात्मा गांधी के आदेश पर विजय राघवाचारी और माणिक्यलाल वर्मा के बीच से एक समझौता हुआ। इस समझौते में मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों, फिर बाद में आगे होता है क्या है, यह समझौता 1941 में हुआ। इस समझौते के माध्यम से बिजोलिया के किसानों की समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया गया, और विभिन्न प्रकार के शोषण और बेकार प्रथा को भी समाप्त किया गया। कहने का मतलब है बिजोलिया किसान आंदोलन 1941 के अंदर समाप्त होता है। 1897 से लेकर 1941 के मध्य ये इतने लंबे समय तक ये आंदोलन चलता है। कहने का मतलब 44 सालों तक ये आंदोलन चलता है, और अंत में किसानों की इसमें विजय होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल, लाइब्रेरी ग्रुप, किसी भी एजुकेशन ग्रुप में इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं यहाँ से जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। कल हम दोस्तों इससे अगले जो किसान आंदोलन राजस्थान के, उनको सभी को स्टडी कर लेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।